Hi everyone, this is Gaurav, and today we will be taking a very important subject that is power theft and energy management. और अभी आने वाले समय में AKTU का MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा और मोर और लेस ये जो वीडियो सीरीज है 3 से 4 लेक्चर की आपको काफी हेल्प करेगी। और अभी मैं यूनिट 1 में बेसिकली एनर्जी सोर्सेज, डिमांड एंड सप्लाई, पावर थेफ्ट, हार्मोनिक्स, कंट्रोल ओवर पावर थेफ्ट के ऊपर बात करूंगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप ऑफ एनर्जी मीटर्स। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, आज का जो 2020 है, 2021 का सिनेरियो है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब पूरी तरीके से स्मार्ट एनर्जी मीटर्स के बारे में बात हो रही है। और स्मार्ट एनर्जी मीटर के एक तरीके के डिजिटल मीटर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने जो ओल्ड एनालॉग मीटर्स थे उनको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब एक्चुअली है क्या, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर्स थे उनमें टेम्परिंग का इशू था और पावर थेफ्ट के काफी केसेस आ रहे थे। ठीक है, तो अब क्या है कि स्मार्ट मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बेसिकली जिसको बोलते हैं एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में बात हो रही है। और ये बोला जा रहा है जो स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट है वो तभी लागू हो सकता है जब हमारे पास सिस्टम में एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब जिसको बोलते हैं AMI। और इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग रियल टाइम में इलेक्ट्रिसिटी यूजेस के बारे में, ठीक है, नेट मीटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सेविंग ज्यादा हो सकती है हमको। और इस तरीके से काफी एडवांटेजेस हैं जिससे एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस के बारे में बात कर सकते हैं। और रियल टाइम रिकॉर्डिंग का काफी बड़ा रोल है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। ठीक, आज का जो स्कोप है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर के बारे में है और हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी हेल्प करेंगे। तो पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पे है और इस स्लाइड में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप ऑफ एनर्जी मीटर। ठीक, जल्दी जल्दी मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकें अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन आए। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है वो इंडक्शन टाइप मीटर, आपको वर्ड यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इंडक्शन मीटर होता है ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ क्या है, ये जो मीटर्स होते हैं ये इंटीग्रेटिंग टाइप होते हैं। ये कैसे होते हैं? इंटीग्रेटिंग टाइप। ओके, याद रखिएगा। इंटीग्रेटिंग टाइप का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, एक पावर है, दूसरी क्वांटिटी हमारी क्या है? टाइम। तो इन दोनों क्वांटिटीज को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करने से क्या फायदा होता है कि टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो मिलते हैं वो बेसिकली हमारे किसके फंक्शन में मिलेंगे? एनर्जी के फंक्शन में मिलेंगे। और इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या है कि के इंटीग्रेशन ऑफ वी आई कॉस फाई डी टी। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप ऑफ इंडक्शन मीटर है ये बेसिकली हमारे कैसे है? ये इंटीग्रेटिंग टाइप इनका नेचर है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट कंसिडरेशन में लेते हैं। यहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर में या वाटर मीटर में यहाँ आप देखेंगे एक एल्युमिनियम डिस्क लगी हुई है। ये एल्युमिनियम डिस्क है। एल्युमिनियम मटेरियल इसलिए प्रीफर करते हैं, गुड कंडक्टर भी है और इसका वेट क्या होता है? कम होता है। अब ये जो एल्युमिनियम डिस्क है ये दो मैग्नेट्स के बीच में होती है। ठीक है, जानते हैं ये दो मैग्नेट्स होते क्या है? तो सबसे पहला जो मैग्नेट होता है सीरीज मैग्नेट होता है। ठीक, याद रखिएगा सीरीज मैग्नेट है। और इस सीरीज मैग्नेट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? हमारे कम होंगे और वायर जो यूज होगा वो थिक वायर यूज होगा। और ये सीरीज में कनेक्ट होता है लाइन सप्लाई के। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो मैग्नेट होता है वो हमारा शंट मैग्नेट होता है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं और वायर क्या होता है हमारा? थिन होता है। होता क्या है कि अगर आप शंट मैग्नेट के बारे में बात करते हैं, शंट मैग्नेट के बारे में बात करते हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं वोल्टेज कॉइल के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर वर्ड यूज होगा प्रेशर कॉइल के बारे में याद करते हैं। अगर आप शंट मैग्नेट में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो होगा क्या? इंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो शंट मैग्नेट हमारा जो ये हमारी वोल्टेज कॉइल है या प्रेशर कॉइल है ये कैसी हो जाएगी? हाईली इंडक्टिव इन नेचर हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हाईली इंडक्टिव इन नेचर का, इसलिए अभी मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि शंट मैग्नेट में ये जो वोल्टेज कॉइल है या प्रेशर कॉइल है जो कि सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल लगी हुई है ये हाईली इंडक्टिव क्यों है। अगली स्लाइड में लेते हैं। सर्किट ग्लोब से डायग्राम लिया गया है, अच्छा डायग्राम है और इसको समझते हैं। सपोज करिए आपका एनर्जी मीटर क्या है, इस तरीके का आपका एनर्जी मीटर है। ठीक, एनर्जी मीटर में क्या होगा? यहाँ पे आपका डिस्प्ले लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर में आपकी एक डिस्क होगी एल्युमिनियम की। उसके बाद यहाँ पे
इनपुट के कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक है, और इसी तरीके से ये इनपुट के पॉइंट्स हो गए, और इसी तरीके से हमारे पास आउटपुट के भी 2 पॉइंट्स हो गए। अब सप्लाई आ रही है, सप्लाई कैसी आ रही होगी, आर वाई बी फेज है, हमारे आर वाई और बी फेज है, न्यूट्रल है, डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मालूम होना चाहिए 3 फेज 4 वायर की लाइन होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, घरों में सिंगल फेज सप्लाई होती है, तो हम इनमें से कोई एक फेज ले लेंगे, एक न्यूट्रल ले लेंगे, और मीटर के यहाँ पे हम सिस्टम में दे देंगे। हो यही रहा है कि यहाँ पे हमने सप्लाई दे दी। अब इस सप्लाई से क्या हो रहा है, इसका एक कंपोनेंट तो देखो ये सीरीज मैग्नेट है, एक कंपोनेंट क्या है, सीरीज मैग्नेट है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, लेस, इसका मतलब इसका नेचर क्या है, रेजिस्टिव इन नेचर है। दूसरी जो हमारा दूसरा मैग्नेट है, ये शंट मैग्नेट है, और यहाँ पे कॉइल कैसी लगी हुई है, प्रेशर कॉइल है, वोल्टेज कॉइल है, और ये इसका नेचर कैसा है, इंडक्टिव, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। होगा क्या, जो सीरीज मैग्नेट होगा, सीरीज मैग्नेट बेसिकली लाइन करंट के हमारे प्रोपोर्शनल होगा, और जो शंट मैग्नेट है ये बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल होगा, सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो जब ये सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, तो सीरीज और शंट फ्लक्स के कारण क्या होगा, सिस्टम में हमारे पास एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, और एडी करंट कहाँ पे इंड्यूस होंगे, डिस्क पे इंड्यूस होंगे, और डिस्क कोशिश करेगी, क्या करेगी, डिस्क कोशिश करेगी रोटेट होने के लिए, और जब डिस्क रोटेट होगी तो ये ब्रेकिंग मैग्नेट्स क्या करेंगे, उस डिस्क को क्या, उसकी स्पीड को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कॉपर शेडिंग्स लगी हुई हैं। कॉपर शेडिंग का क्या रोल होता है, ध्यान रखिए, हमने बताया सीरीज मैग्नेट और शंट मैग्नेट के बीच में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इनका एंगल क्या, 90 डिग्री। बट किन्हीं कारणवश ये अगर 90 डिग्री नहीं हो पा रहा है, तो ये कॉपर शेडिंग को हम लोग मैनेज, इनके थ्रू मैनेज कर सकते हैं, और इस एंगल को मेंटेन कर सकते हैं 90 डिग्री। एक तो हमने स्टार्टिंग ही में क्या किया, शंट मैग्नेट में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, जिससे इंडक्टिव इन नेचर हो गया, जिससे ये मोर और लेस 90 डिग्री के पास पहुंच गया। इवन दो अगर कोई प्रॉब्लम होती है जिसके कारण 90 डिग्री नहीं हो पा रहा है, तो ये कॉपर शेडिंग से हम इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। ब्रेकिंग मैग्नेट का कॉन्सेप्ट बनाया, बता दिया, स्टेडी स्टेट में लाने की कोशिश करेगा इस जो डिस्क की स्पीड है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन से सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सीखी कि ये जो एनर्जी मीटर्स होते हैं, ये इंडक्शन टाइप के एनर्जी मीटर होते हैं। ठीक, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर होते हैं। दूसरा इंटीग्रेटिंग टाइप एनर्जी मीटर होते हैं। ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज जाना कि जो मीटर कांस्टेंट होता है वो क्या होता है बेसिकली, उसके बारे में हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, जो कि क्या है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, वी आई कॉस फाई डी टी का हो रहा है। कॉस फाई में फाई जो एंगल है वो वोल्टेज और करंट के बीच, जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। ठीक, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है, और यहाँ से हमको मिलता है के मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी, के मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी, और के की यूनिट मिल जाती है जो कि मीटर कांस्टेंट है। उसकी बेसिकली अगर यूनिट देखेंगे तो क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर। ठीक, तो ये मीटर कांस्टेंट का। और क्वेश्चन एक बन सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सपोज करिए एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर वोल्टेज सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज हुई, वोल्टेज सप्लाई इंक्रीज हुई, तो डिस्क की स्पीड जो होगी, डिस्क की जो स्पीड होगी एल्युमिनियम डिस्क की, वो स्पीड क्या होगी, क्या वो स्लो होगी या वो फास्ट होगी। तो याद रखिएगा इसका आंसर है स्लो होगी। क्यों होगी, देखिए पावर क्या होती है हमारी, v इंटू आई कॉस फाइव, तो ये पावर क्या है हमारी, कांस्टेंट है। ठीक, अब हम कह रहे हैं वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही, तो इसका मतलब करंट क्या होगा, घटेगा। तो जब करंट घटेगा तो फाई सीरीज फ्लक्स मैंने आपको क्या बताया है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक, अब फाई सीरीज के कारण क्या होगा, करंट घटेगा। तो मैंने आपको ये भी बताया कि फाई सीरीज और फाई शंट मिलाकर एडी करंट कहाँ पे इंड्यूस करते हैं, डिस्क पे इंड्यूस करते हैं। तो जब एडी करंट की वैल्यू घटेगी तो सीधी सी बात है डिस्क क्या होगी, डिस्क की स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंसीडर करते हैं और जानते हैं कुछ एस्पेक्ट्स। देखिए गुड फ्यूल क्या होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, लेस कार्बन कंटेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। अगर
कोल की डिफरेंट वैरायटीज में जैसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, तो एंथ्रासाइट की कैलोरीफिक कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द कोल। दूसरा क्वेश्चन अगर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फॉसिल फ्यूल। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बेसिकली है न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि नेचुरल गैस का कॉम्बिनेशन क्या है, तो याद रखिएगा नेचुरल गैस में मीथेन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट, व्हाट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका आंसर क्या है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन कंसिडरेशन में लेते हैं कि रेडिएशन प्रेजेंट इन द सनलाइट, रेडिएशन प्रेजेंट इन द सनलाइट गिव्स अस फीलिंग ऑफ हॉटनेस। तो ये जो हॉटनेस वाली फीलिंग है, ठीक है, तो ये कहाँ से मिलती है, इंफ्रारेड रेडिएशन से मिलते हैं। याद रखिएगा इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर होती है विजिबल लाइट से। ठीक, उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि इंफ्रारेड रेडिएशन का हमारा एप्लीकेशन क्या होता है, थर्मल इमेजिंग होता है, नाइट विजन कैमराज में भी इंफ्रारेड रेडिएशन यूज होता है। हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका भी आंसर आपको मालूम होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और क्या क्या क्वेश्चन 1 जूल से बन सकते हैं, आप कुछ आइडिया सोचिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक, तो इसलिए चीज ध्यान रखिएगा। और कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं जैसे 1 जूल की डिफिनीशन क्या है, तो 1 जूल आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 जूल की बेसिकली डिफिनीशन क्या है कि 1 जूल इक्वल्स टू द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। प्लीज रिमेंबर 1 जूल इक्वल्स टू द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, और एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट इक्विवेलेंट टू जूल है, अगर उसको उसके बारे में कंसिडरेशन हो तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक, तो अब इतना हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टोटल एनर्जी कंजम्पशन का सिनेरियो पैटर्न लेते हैं। 2019-20 का डेटा है, ये सिनेरियो डेटा अभी भी प्रेजेंटली मोर और लेस सेम ही है। तो इस साल का भी आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि जो कोल का जो यूज है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का यूज अगर देख रहे होंगे तो बहुत ज्यादा है, 55.8% जो यूज हो रहा है कोल का है। क्रूड ऑयल कंसिडरेशन, नेचुरल गैस का है, फिर न्यूक्लियर एनर्जी का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है, और रिन्यूएबल पावर का। रिन्यूएबल पावर के अंदर देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि स्मॉल स्मॉल हाइड्रो हो गया, बायोमास हो गया, गैसीफायर, बायोमास, अर्बन इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इनको ऑप्शंस में किसी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं या नहीं। तो याद रखिएगा ये सब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। ठीक, ये पावर ऑफ मिनिस्ट्री की साइट से मैंने लिया हुआ डेटा, आप इसको वहां से मैच करा सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन ले सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो इसका आंसर मीथेन है, एज ऑब्वियस है, काफी बार आपको हर जगह मिला हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, which of the following produces energy because of temperature difference at various levels in the ocean। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ओशियन थर्मल एनर्जी का कंसिडरेशन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि द मोस्ट पॉपुलर न्यूक्लियर फ्यूल यूज्ड इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर यूरेनियम 235 है। अगर कोई नेचुरल यूरेनियम के बारे में बात करते हैं तो नेचुरल यूरेनियम में खाली 0.72% 0.72% यूरेनियम 235 का आइसोटोप रहता है, और बाकी क्या रहता है, यूरेनियम 238 जो है हमारा उसका आइसोटोप रहता है। यूरेनियम 238 क्या है, नॉन फिसाइल मटेरियल है, नॉन फिसाइल मटेरियल है, मतलब फिजन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। बट यूरेनियम 235 को अगर लेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाए तो फिजन प्रोसेस में आ जाता है। इसका मतलब कभी कभी ये भी पूछा सकता है फिसाइल आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं, तो यूरेनियम 235, 233 और प्लूटोनियम 239, और नॉन फिसाइल में आता है यूरेनियम 238। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो सोलर सेल है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और वो जो लाइट एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, और ये किस फिनोमिनन के थ्रू होता है। तो इसका आंसर सीधा सा है, इसका आंसर क्या है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो बेसिकली इरेडिएशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, इरेडिएशन, इरेडिएशन का जो देखा जाए तो वॉट कितना पावर इरेडिएशन हो रहा है, किस पर्टिकुलर एरिया पे हो रहा है। ठीक, तो इरेडिएशन का कंसेप्ट आता है। सोलर पीवी पैनल जो बनते हैं वो बेसिकली सेमी कंडक्टर मटेरियल के बनते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन होगा, मोनोक्रिस्टलाइन मटेरियल का बना होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज याद रखिएगा, सोलर पीवी जो होते हैं वो एज अ करंट सोर्स की तरीके से काम करते हैं। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करिएगा। फर्दर पॉइंट जो लेते हैं हम लोग, फर्दर पॉइंट में हम लोग कंसिडर करते हैं
कि जो हमारे जो अभी इंस्टॉल्ड ग्रिड कैपेसिटी है, विच अमंग द फॉलोइंग हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इंडिया में, वो किसकी है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है विंड पावर। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं कि वेयर इज द लार्जेस्ट विंड फार्म, वेयर इज द लार्जेस्ट विंड फार्म लोकेटेड इन इंडिया? तो इसका आंसर है मुपंडल विंड फार्म, ये तमिलनाडु में है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ पावर थेफ्ट, कितने तरीके के पावर थेफ्ट होते हैं, इनमें से क्या क्या ऑप्शन सही है? तो इनमें सारे ऑप्शन सही हैं। एक एक ऑप्शन को समझते हैं। डायरेक्ट टैपिंग फ्रॉम द इनकमिंग एंड सर्विस वायर, लाइनें जा रही हैं, आरवाईबी लाइन जा रही है, न्यूट्रल लाइन है और ये पोल से जुड़ी हुई है, मीटर पे आ रही है। ठीक, यहाँ पे इन है, ये आउट है, और आपके लोड है घर के, ये लोड 1 है, लोड 2 है। आपने क्या किया, लोड 1 तो चलो ठीक है, मीटर से कनेक्ट है। आपने क्या किया, कटिया लगाई, कटिया लगाने में क्या हुआ, लोड 2 को सीधे सीधे सप्लाई दे दी। ठीक है, जब लोड 2 को सीधे सीधे सप्लाई दे दी तो मीटर क्या हो गया, बाईपास हो गया। तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट टैपिंग आपने लाइन की कर दी, तो ये आपने क्या किया, कटिया लगाई। ठीक है, क्योंकि मीटर इसमें बाईपास हो गया। तो डायरेक्ट टैपिंग फ्रॉम इनकमिंग एंड सर्विस वायर, ये भी सही है। बाईपासिंग एनर्जी मीटर, ये भी सही है। ड्रिलिंग होल इन मीटर का मतलब ये है कि सपोज करिए अल्युमिनियम डिस्क है, आपने उसमें किसी तरीके का होल कर दिया, जिससे क्या होगा, जो एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, डिस्क का मूवमेंट क्या हो सकता है, स्लो हो सकता है। तो वहां पे ड्रिलिंग होल इन मीटर को भी कंसिडर करा जा सकता है एज अ पावर थ्रेफ्ट। उसके बाद इंजेक्टिंग सम ऑब्स्ट्रक्शन और ट्रैम्परिंग, ये भी सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स, इसका मतलब इसमें सारे ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एनर्जी मीटर क्रीप क्यों करता है? ठीक, एनर्जी मीटर क्रीपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, एनर्जी मीटर क्रीपिंग के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए एनर्जी मीटर क्रीपिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने क्या किया, सप्लाई वोल्टेज सप्लाई क्या है आपकी, वोल्टेज सप्लाई आपकी क्या है, ऑन है। ठीक, बट सिस्टम में कोई भी लोड नहीं है, नो लोड है सिस्टम में, सिस्टम में कोई भी लोड नहीं, इसकी वैल्यू 0 है। अब जब सिस्टम में लोड नहीं है, उसके बाद भी आपकी अल्युमिनियम डिस्क क्या हो रही है, रोटेट हो रही। तो जब उसके बाद भी अल्युमिनियम डिस्क रोटेट हो रही, तो ये किस कारण हो रही है? इस एरर को बोलते हैं क्रीपिंग एरर। ठीक, अब अल्युमिनियम डिस्क को नहीं रोटेट होना चाहिए ना, जब लोड ही नहीं है आपके घर में, तो अल्युमिनियम डिस्क को नहीं रोटेट होना चाहिए, बट अल्युमिनियम डिस्क हो रही है रोटेट। और ये रोटेट क्यों हो रही है? क्योंकि इस अल्युमिनियम डिस्क में इंड्यूस्ड एडी करंट्स है, और इंड्यूस्ड एडी करंट्स किसके कारण प्रोड्यूस हो रहे थे, 5 सीरीज प्लस 5 शंट के कारण प्रोड्यूस हो रहे थे। यही तो दो फ्लक्स थे, सीरीज मैग्नेट के कारण सीरीज फ्लक्स, शंट मैग्नेट का शंट फ्लक्स। अब सीरीज मैग्नेट में क्या है, आई लोड करंट हमारा 0 है। ठीक, शंट मैग्नेट में वोल्टेज सप्लाई है। तो इसका मतलब ऐसे सिस्टम में अगर इस तरीके कोई प्रॉब्लम आ रही है कि वोल्टेज सप्लाई के कारण अल्युमिनियम डिस्क मूव कर रही है, तो ये आपके में एक्स्ट्रा रीडिंग्स प्रोड्यूस करेगा। और ऐसे एनर्जी मीटर में जो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, इस कारण क्या है इसका, कि एसिमेट्री ऑफ मैग्नेटिक सर्किट है। मैग्नेटिक सर्किट का मतलब यहाँ जो फ्लक्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो एसिमेट्रिक है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। ठीक है, अब अगला समझते हैं। अगला अगला कंसिडरेशन है कि सप्लाई वोल्टेज जो एनर्जी मीटर का है वो क्या कांस्टेंट होता है या उसमें वेरी हो सकता है? तो इसका आंसर क्या है कि हमारा वो फ्लक्चुएट हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में ओवरलोडिंग है, फुल लोड है, या कहीं किसी ने टैपिंग की हुई है सर्विस लाइन की, तो सप्लाई वोल्टेज में हमारे में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 16 कंसीडर करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि हाउ इज द फ्लक्स ऑफ शंट कॉइल, हाउ इज द फ्लक्स ऑफ शंट कॉइल रिलेटेड टू वोल्टेज इन एनर्जी मीटर? इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही। तो यहाँ पे रीजन भी दिया है वो आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट पे आते हैं, क्रीपिंग इज अवॉइडेड। मैंने बताया कि मैग्नेटिक एसिमेट्रिक कारण ये प्रॉब्लम होती है, वोल्टेज सप्लाई रहती है मगर लोड करंट नहीं रहता, उसके बावजूद डिस्क रोटेट हो रही होती है। ऐसे एरर को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, ड्रिलिंग करनी होगी, दो डायमेट्रिकली अपोजिट होल्स करने होंगे, तो क्रीपिंग एरर को हटाया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर्स में, वो किस कारण होते हैं? तो इसका आंसर क्या है कि आउटपुट करंट ऑफ मल्टीप्लायर्स होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर में आउटपुट करंट ऑफ मल्टीप्लायर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर एडवांटेजियस है जो कन्वेंशनल एनर्जी मीटर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो इस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अब देखिए सबसे बड़ा तो ये प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी इसमें फ्रिक्शनल हमारे लॉसेस नहीं है। ठीक, फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं है, क्रीपिंग एरर नहीं आ रही है हमारी। ठीक, नेचर जैसा भी हो, चाहे लो लोड हो, चाहे फुल लोड हो, चाहे नो लोड हो, तो क्रीपिंग एरर आएगी नहीं, और एक्यूरेसी हमारी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ठीक, ये हो गया।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्योरिटी सील्स जो डिजाइन होती हैं क्या उनका क्या कंसिडरेशन। तो याद रखिएगा जो सिक्योरिटी सील्स डिजाइन होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये जो सिक्योरिटी सील्स होती हैं ये वन टाइम के लिए होती हैं, याद रखिएगा वन टाइम के लिए यूज होती हैं। और क्या किस किस तरीके की होती है, मेट ग्रिप सील्स होती है, पेपर सील्स है, एंकर सिक्योरिटी सील्स है, वॉल मीटर केबल सील्स, सारे ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे डी लिखा है, ये गलत है, इसका आंसर होगा ई, ऑल ऑफ द अबव। और याद रखिएगा पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी रहती हैं ये सील्स, ठीक। उसके बाद अगला अगला कंसिडरेशन लेते हैं। अगर थोड़ा सा भी डेप्थ में पढ़ा गया होगा सिक्योरिटी सील्स, तो इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के बारे में भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, अगर एग्जामिनर को आइडिया है। तो ये ISO 17712 एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है जो सिक्योरिटी सील्स के क्लासिफिकेशन, उनकी एक्सेप्टेंस और जो मैकेनिकल फ्राइट कंटेनर सील्स हैं उनके बारे में बताता है, और कंफर्मेशन नॉर्म्स है उनको फॉलो करना चाहिए। तो ISO 17712 के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्मोनिक्स के बारे में, और थोड़ा सा आप ये आपकी स्क्रीन पे पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़िए और थोड़ा सा आइडिया लीजिए, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हार्मोनिक्स बेसिकली होते क्या है और किस किस तरीके से हमारे हार्मोनिक्स डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले हार्मोनिक को समझने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि फोरियर सीरीज क्या होती है, ठीक। क्योंकि फोरियर सीरीज अगर आपको आइडिया रहेगा तो फोरियर सीरीज के थ्रू आप लोग हार्मोनिक के बारे में अच्छे से जान सकते हो, ठीक। तो फोरियर सीरीज क्या होती है, किसी को कोई आइडिया हो तो बताइए। देखिए फोरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कई तरीके के एनालिसिस में फोरियर सीरीज को हम लोग यूज करते हैं, ठीक। जैसे अगर हम लोग कंसिडरेशन लिया जाए कि सिग्नल प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसिंग है, ठीक, या फिर कोई क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी है, ठीक, या फिर अलग अलग की तरीके की थ्योरी है, और उन थ्योरीज में फोरियर सीरीज का कंसिडरेशन क्या होगा कि हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके के साइनोसॉइडल सिग्नल्स आपस में इंटर रिलेट करते हैं। तो फोरियर सीरीज से हमको हार्मोनिक्स के बारे में आइडिया लगता है, ठीक। तो इसका मतलब फोरियर सीरीज क्या है और क्या क्या उसकी डिफिनीशन है। तो याद रखिएगा, अगर कोई सपोज करिए हमने कोई रियल वैल्यूड फंक्शन लिया हुआ है, ठीक है, और वो इंटीग्रेबल है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, तो हम उसकी पर्टिकुलर फोरियर सीरीज बना सकते हैं, ठीक। तो फोरियर सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसमें साइन और कोसाइन के टर्म्स होते हैं। अगर थोड़ा सा आपको आइडिया होगा तो इस तरीके का टर्मिनोलॉजी मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ, कुछ ऐसे ही अप्रोक्सीमेट बनाता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। अगर इस तरीके से एफ ऑफ टी का एक कंसिडरेशन लिया होगा तो उसमें आप देखेंगे एक डीसी कंपोनेंट होता है, ठीक, और डीसी कंपोनेंट के साथ कुछ साइन फंक्शंस होंगे, ठीक, साइन के फंक्शंस होंगे, और प्लस कुछ कोसाइन के फंक्शंस होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है पूरा इन सारे साइन कोसाइन फंक्शन और डीसी कंपोनेंट्स का, ठीक है। और इनके थ्रू एनालिसिस की जाती है कि क्या जो हमारा ट्रांसमिटिंग सिग्नल है और जो ट्रांसमिटिंग सिग्नल है और जो हमारा रिसीविंग सिग्नल है, ठीक है, जो रिसीविंग सिग्नल हमको मिल रहा है, क्या इनमें इनकी फ्रीक्वेंसीज में कोई वेरिएशन है। सपोज करो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की क्या 50 हर्ट्ज है, क्या इस पर्टिकुलर रिसीविंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज है, या इस ये जो सिग्नल था ये कंप्लीटली साइनोसॉइडल सिग्नल था, बट यहाँ पे रिसीविंग सिग्नल में क्या हो गया, ये क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। और डिस्टॉर्शन किन कारण वश आया, क्या ये नॉन लीनियर लोड्स के कारण आया, या किसी भी तरीके की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में उनके कारण आया। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हार्मोनिक के, ठीक। तो अपने सब्जेक्ट के स्कोप से ही पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि आपको हेल्प करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और जो अभी AKTU का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे है जिसको पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज को बेसिकली कहीं कहीं लिखा रहता है CPS साइकिल पर सेकंड, ठीक। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। अब हार्मोनिक्स कितने तरीके के होते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। हार्मोनिक्स अगर देखा जाए तो हमारे जो हार्मोनिक्स है ऑड हार्मोनिक्स है, उसके बाद इवन हार्मोनिक्स है, नॉन इंटीजर हार्मोनिक्स है, ठीक, और सब हार्मोनिक्स है। अब आप थोड़ा सा मैं आपको कुछ 5-6 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोचिए ऑड हार्मोनिक्स होते क्या है, इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स होते क्या और कैसे जनरेट होते हैं, ठीक। और उसके बाद थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा कि ये नॉन इंटीजर हार्मोनिक्स क्या होते हैं, ठीक, नॉन इंटीजर हार्मोनिक्स क्या होते हैं और सब हार्मोनिक्स क्या होते हैं। थोड़ा सा इसको आप लोग सोचिए और फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या है एक्चुअली, नॉन इंटीजर हार्मोनिक्स क्या है और ऑड हार्मोनिक्स क्या है और इवन हार्मोनिक्स क्या है, ठीक। तो थोड़ा सा इसको ब्रीफ में ले लेते हैं इस पॉइंट को। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो हार्मोनिक्स है
उनका क्लासिफिकेशन मेजरली अगर देखा जाए तो ऑड हार्मोनिक और इवन हार्मोनिक ही में, ठीक। ऑड हार्मोनिक्स में क्या होता है, नॉन लीनियर लोड्स आ जाते हैं। अच्छा, नॉन लीनियर लोड्स कैसे बनते हैं, कोई बता सकता है व्हाट आर द नॉन लीनियर लोड्स? देखिए, एक तो मैं कंसिडरेशन आपको बताता हूँ नॉन लीनियर में, डायोड से अगर हमारे कोई लोड बना है तो वो हमारा लोड क्या होगा, नॉन लीनियर लोड होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या, इम्पीडेंस का चेंज का कंसिडरेशन हम लोग लेते हैं व्हेन वी कंसीडर नॉन लीनियर लोड। मतलब हल्का सा भी अगर सिस्टम में लीनियर लोड का कंसेप्ट तो आपको मालूम ही है कि वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म्स होती हैं, साइनोसॉइडल्स हैं और ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं। बट नॉन लीनियर लोड जो होता है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं जहाँ पे लोड इम्पीडेंस है वो चेंज होता रहता है और जो करंट है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल नहीं हो पाता है, वो फ्लक्चुएट होता है, तो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो कर पाता है। तो ऐसे लोड्स कैसे होते हैं, नॉन लीनियर लोड्स हैं। और डायोड इसका एक सेमीकंडक्टर जो हमारा स्विच है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं नॉन लीनियर लोड, और इसके कारण सिस्टम में काफी हार्मोनिक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑड और ऑर्डर हार्मोनिक नॉन लीनियर लोड के कारण, इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स में आपका अनइवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि कौन सा हार्मोनिक किस कारण से होता है। तो इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसमें करंट इज ड्रॉन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल। एग्जाम्पल इवन हार्मोनिक का क्या होता है कि अगर इम्परफेक्ट फायरिंग एंगल कंट्रोल हो रहा है थारिस्टर रेक्टिफायर का, या कि ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में बात करते हैं, तो अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इवन हार्मोनिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, आर्क वेल्डर्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी हार्मोनिक्स होते हैं और यहाँ पे नॉन इंटीजर हार्मोनिक्स होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा नॉन इंटीजर हार्मोनिक्स क्या होते हैं। ऐसे नॉन इंटीजर हार्मोनिक्स आपको बहुत कम मिलेंगे, बट इवन दो आप इसको कंसिडरेशन में लेते हुए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछ सकते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक, कुछ हार्मोनिक्स की वैल्यू दे के आपसे पूछ सकता है कि कौन सा हार्मोनिक क्या है। सबसे पहले समझते हैं ये हार्मोनिक, जैसे आपसे कोई कहता है सेवंथ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो देखिए सपोज करिए, देखिए हम लोग लेते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। अगर आपसे कोई कहता है सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 कर दीजिएगा, तो ये कितनी आ जाएगी, 100 हर्ट्ज, ठीक। 100 साइकिल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 100 साइकिल हो रही। थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या है, 3 इंटू 50 दैट इज 150, मतलब 150 साइकिल पर सेकंड हो रही है। इसी तरीके सेवंथ हार्मोनिक अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 50 दैट इज 750 हर्ट्ज, ठीक। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ द हार्मोनिक इंक्रीज होता है, ठीक, जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ द हार्मोनिक मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ द हार्मोनिक इंक्रीज होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है हार्मोनिक का वो क्या होता है, घटता जाता है। तो इसका मतलब जो लोअर ऑर्डर के हार्मोनिक होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं एज कम्पेयर टू हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स, ठीक। लोअर ऑर्डर हार्मोनिक में थर्ड है, फिफ्थ है, सेवंथ हार्मोनिक है, तो इनको कंसिडरेशन में लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए इस तरीके के फिल्टर्स डिजाइन किए जा सके जिनसे इन हार्मोनिक्स को हटाया जा सके, ठीक। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक, नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक और जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक होते क्या है। सपोज करिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है और इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या इस तरीके से है। तो अगर हमारा कोई हार्मोनिक है जिसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसी तरीके से है, तो वो हार्मोनिक क्या होगा, पॉजिटिव हार्मोनिक। और अगर इसके जस्ट अपोजिट होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव हार्मोनिक। और अगर रोटेट ही नहीं कर रहा हो तो वो क्या होगा, जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट हमारा मान लेते हैं 50 हर्ट्ज है, तो ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, 7 पॉजिटिव को फॉलो कर रहा है, 13 पॉजिटिव को फॉलो कर रहा है, 19 पॉजिटिव को। इसी तरीके से फिफ्थ, 11, 17 और 23 ये नेगेटिव को फॉलो कर रहे हैं। और जीरो वाला जीरो हार्मोनिक थर्ड, जीरो जो सीक्वेंस हार्मोनिक है थर्ड है, 9th है, 15th और 21st है। कैसे हम लोग को सिलेक्ट करने को दिया जाए, तो मैं देखिए एक बनाता हूँ, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक, उसके बाद सेकंड हार्मोनिक, उसके बाद थर्ड हार्मोनिक, उसके बाद फोर्थ हार्मोनिक, उसके बाद फिफ्थ हार्मोनिक, उसके बाद सिक्स्थ हार्मोनिक, उसके बाद सेवेंथ हार्मोनिक। तो देखिए पहला वाला क्या होगा, पॉजिटिव, दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव, तीसरा वाला क्या होगा, जीरो सीक्वेंस, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर जीरो सीक्वेंस, फिर पॉजिटिव, इसी तरीके से फिर नेगेटिव, फिर जीरो सीक्वेंस, इसी तरीके से फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर जीरो सीक्वेंस। इस तरीके से आप इसको चैनलाइज करते हो, इस तरीके की टेबल आपको मिल जाएगी। याद रखिएगा जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ज्यादा होता है तो टॉर्क क्या टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस हो सकता है ज्यादा, कोर हमारा सेचुरेट हो सकता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स वहां पे आ सकती हैं।
ठीक है। इसी तरीके नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक में क्या होगा, हमारे टॉर्क की वैल्यू घटेगी। ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है कि मशीनरी में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो फ्लक्स प्रोड्यूस होना चाहिए वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके कारण हमारी स्पीड पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो तमाम इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनी का कॉन्सेप्ट है। और जीरो सीक्वेंस हार्मोनी का कॉन्सेप्ट थर्ड है, नाइन्थ है, 15th है और 21st है। तो ये सारे हार्मोनिक्स है। तो वो मोर और लेस आपको हार्मोनिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब सपोज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हार्मोनिक का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि फोरियर सीरीज के थ्रू मैथमेटिकली एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, क्या कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो देखिए बहुत से पीक्यू एनालाइजर्स होते हैं जहाँ पे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है। पीक्यू हार्मोनिक्स हैं और पीक्यू एनालाइजर्स हैं, बट अगर देखा जाए आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड क्या है हार्मोनिक कितना होना चाहिए, अगर हम किसी कन्वर्टर को डिजाइन करते हैं, किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड 519 बताता है कि हमें, अगर हमारे पास कोई भी पावर सिस्टम है जिसका 69 किलो वोल्ट तक वोल्टेज है, उससे कम वोल्टेज है, तो हार्मोनिक कंटेंट कितना होना चाहिए, 5.0 टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा है तो आपका जो सिस्टम आपने डिजाइन किया वो फिजिबल नहीं है और वो इफेक्टिव नहीं है इन व्हेन वी टेक अबाउट द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। और इस तरीके से चीजों को कंसिडर किया गया है और इस स्टैंडर्ड को याद रखिएगा, ठीक। अगला कंसिडरेशन लेते हैं और अगला इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो कि इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड है, और कुछ चीजें उस स्लाइड में भी कंसिडर करते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं वेज टू रिड्यूस पावर थेफ्ट। तो सबसे पहले वेज टू रिड्यूस पावर थेफ्ट आप गो थ्रू करिए, इनमें से कुछ एनालिसिस आपको मालूम होंगी और थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम लोग पावर थेफ्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट बताइए मुझे क्या, ठीक है। तो मैं आपको चलिए बताता हूँ। सबसे पहला अगर पॉइंट देखा जाए तो टाइम डोमेन रिफ्लेक्ट्रोमेट्री है और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री है। होता क्या है एक्चुअली, सपोज करिए अगर सर्विस लाइन है हमारी, ठीक, अगर हमारी सर्विस लाइन है और सर्विस लाइन में किसी भी तरीके की टैपिंग है, सर्विस लाइन है, ठीक, सपोज करिए यहाँ पे हमारी सर्विस लाइन जा रही है और इस सर्विस लाइन में किसी भी तरीके की ट्रैपिंग, यहाँ पे कोई सपोज करिए ज्वाइंट है, कोई वायर टूटा हुआ है और उसमें किसी भी तरीके की आपने उसको कनेक्ट किया है दोबारा, या फिर कहीं पे किसी तरीके की टेम्परिंग है, कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है वायर। तो इन सारी चीजों को कैसे पता किया जाए, और अगर हम लोग प्रॉपरली नहीं देख पा रहे हैं तो ये कैसे पता करा जाए कि इस तरीके की टेम्परिंग हमारे सिस्टम पे हुई है या मीटर्स में हुई है या सर्विस लाइन वायर पे हुई है। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक तरीके की पल्स भेजी जाती है, ठीक, ठीक, या यहाँ पे कोई पल्स भेज देते हैं। अब पल्स भेजते हैं तो इस तरीके की पल्स भेज सकते हैं या फिर कोई एक साइनोसॉइडल सिग्नल भेज सकते हैं पल्स जनरेटर से। तो जब इसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं और जब रिसीविंग एंड में सिग्नल मिलता है, तो अगर सिग्नल जैसा भेजा है वैसा ही मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं भी कोई तरीके की टेम्परिंग या डिस्कनेक्शन नहीं है। बट अगर सपोज करिए अगर सिग्नल हमको डिस्टॉर्टेड मिलता है, जैसे सिग्नल आपने इस तरीके से भेजा और सिग्नल आपको सपोज करिए कैसा मिला, इस तरीके से मिला, उसमें फेज शिफ्ट हो गया, ठीक, या इस तरीके से सिग्नल मिला, या तो सिग्नल का क्या हो गया, सपोज करिए आपने ऐसे सिग्नल भेजा बट सिग्नल में क्या हो गया, कुछ इंपीडेंस मिसमैचिंग हो गई, या इम्पीडेंस जो आपको यहाँ पे रिसीविंग एंड पे इम्पीडेंस का जो सिग्नल मिल रहा है उसका इम्पीडेंस क्या हो गया, घट गया, ठीक, या बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो रिसीव्ड सिग्नल है उसके इम्पीडेंस में वैल्यू वेरिएशन आ रहा है या फेज शिफ्ट में वेरिएशन आ रहा है, तो इसका मतलब सर्किट में कहीं ना कहीं कोई डिस्कनेक्शन और कितने डिस्टेंस में डिस्कनेक्शन है। तो ये टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि अब देखिए सब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ से, कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ज्यादा मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, बट if I get time and if I feel that I should tell all such points, so I will look after your comments and I will certainly brief you about time domain reflectometry and the frequency domain reflectometry in detail as well. So let's see the another point of what is RFID method. It is a unique identification method. Unique identification method से अगर आप जानना चाहते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, वायरलेस नॉन कॉन्टेक्ट इसमें यूज किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का वेव को यूज किया जाता है, और उससे देखा जाता है कि जो टैगिंग आइटम्स है, आरएफआईडी के जो टैग्स हैं, वो यूजर्स को ये बताते हैं कि क्या उनमें किसी भी तरीके का कुछ टैम्परिंग हुई है, तो वो बेसिकली वो भी चीजें हम लोग चिप के थ्रू इन सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। एनर्जी ऑडिट का मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है कि सपोज करिए पावर जो जनरेटेड हुई है, ठीक है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ पावर क्या हो गई, कंज्यूम हो गई, कुछ लॉस हो गई पावर, ठीक, कुछ पावर क्या हो गई, थेफ्ट में चली गई। तो इस तरीके के जो ये पावर जनरेशन है, पावर जनरेटेड हुई, कंजम्पशन हुआ, लॉस हुआ, पावर थेफ्ट में हुआ,
तो ऑडिट में बेसिकली क्या होता है, दो तरीके का ऑडिट होता है, प्रिलिमिनरी ऑडिट होता है और डिटेल एनर्जी ऑडिट होता है। प्रिलिमिनरी ऑडिट में बेसिकली हम लोग एक तरीके का पूरी एनालिसिस करते हैं कि ये चीजें सिस्टम में चाहिए, इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, क्या मैनेजरियल हमारे पोस्टेड है, किस तरीके के लॉसेज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। बट डिटेल एनर्जी ऑडिट में हम सारी चीजें स्टेप वाइज समझते हैं। मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ शेयर कर रखा है पूरा उसमें डिटेल में, और इवन I just made a video on that, so you can watch that video as well. So एनर्जी ऑडिट में बेसिकली आप बेसिकली ये सारी चीजों को कंसिडर करते हैं, क्या आपकी डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या किस तरीके के लॉसेस हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं, और किस तरीके से चीजों को एनर्जी इफिशिएंट बनाया जा सकता है। तो वहां पे भी पावर थेफ्ट को कंसिडरेशन में लेके क्या क्या चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो एनर्जी ऑडिट भी एक अच्छा तरीका है। ठीक है, पावर थेफ्ट को ओवरऑल मैनेज करने में। प्रीपेड मीटर्स में बेसिकली स्मार्ट कार्ड्स को यूज किया जाता है, एक तरीके के स्मार्ट स्पेशल स्मार्ट कार्ड होता है जिससे हम लोग बिजली खरीद सकते हैं रिमोट लोकेशन पे। और इन स्मार्ट कार्ड्स को जैसे ही मीटर में लगाते हैं, तो जब तक ये रिचार्ज आपका रहेगा तब तक आप उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूनिट्स होंगे उनको यूज कर सकते हैं। और फर्दर जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म होता है तो आपकी एनर्जी यूनिट से खत्म, आपके लाइट कट हो जाएगी। उसके बाद चेक मीटरिंग सिस्टम है। चेक मीटरिंग सिस्टम भी काफी प्रोमिनेंट सिस्टम है, इसको भी पावर थेफ्ट में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। और उसके बाद हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एक डर पैदा करने के लिए, जिससे कि जैसे रिमोट लोकेशन है, विलेज के लोकेशन है जहाँ पे पावर थेफ्ट में, जहाँ पे सर्विस लाइन से डायरेक्ट टैपिंग की जा रही है, तो वहां पे ये मतलब एक डर किया जाता है कि जैसे हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रखा जाएगा तो लोग सोचेंगे कि ये हाई वोल्टेज है, और बाई चांस अगर इसको हम लोग डायरेक्टली टच करते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक तरीके का सिस्टम होगा जहाँ पे हाई वोल्टेज को यूज कर देंगे, और लोगों के अंदर थोड़ा सा एक डर रहेगा जिससे कि हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में टैपिंग ना कर सके। और फिर अगर आप देखा जाए, लास्ट है जो टेम्पर रेजिस्टेंस हार्डवेयर है, तो किसी तरीके का हमारा टेम्पर रेजिस्टेंट हार्डवेयर को यूज करेंगे, किस तरीके के सील्स हैं, और क्या ऐसे चीजें सिस्टम में की जाए, तो उन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक, तो यही सारी चीजों को हम लोगों ने, जो स्मार्ट ग्रिड का प्रोग्राम है जिसमें एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कशन है, जहाँ पे रियल टाइम में एनर्जी का यूज करना, और नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी को इनकॉर्पोरेट करना है, एनर्जी सेविंग की बात आती है। ठीक है, और किसी भी तरीके का थेफ्ट है तो वो सारी चीजें हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये बेसिक पर्पस है। और आपको अगर कोई भी सच कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं जो कवर नहीं हुए यूनिट 1 में, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अगर आपको लगते हैं कि इस यूनिट नंबर 1 में आपको मालूम है और इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में नहीं कवर हुए हैं, तो उनको भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अपने कलीग्स के साथ। और कोशिश करता हूँ कि आपको आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे क्वेश्चंस और मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।